नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानकारी लेंगे। जनरली अभी पावर प्लांट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट भी अवेलेबल है, जैसे कि अभी हो गया हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट या डीजल पावर प्लांट। वैसे ही तरह से थर्मल पावर प्लांट भी है जिसका एम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। अभी यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और साइट सिलेक्शन पैरामीटर देखेंगे। तो पहले देखेंगे इसका मेजर कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट तो है यहाँ पे पहला जो है बॉयलर, दूसरा जो है वो टरबाइन, तीसरा जो है वो जनरेटर, चौथा जो है वो कंडेंसर और पांचवा जो है वो फीड वाटर पंप। सो ये सभी इसके मेजर कंपोनेंट है, इसके बिना वो वर्क नहीं कर सकता। हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए आउटपुट में वो यहाँ पे मिलेगी जनरेटर से। लेकिन जनरेटर का फंक्शन क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए मुझे बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और फीड पंप का यूज करना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके हम सभी पार्ट का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। पहले हम बॉयलर के बारे में जानकारी लेंगे। अभी बॉयलर क्या है? बॉयलर ये ऐसा डिवाइस है जो अंडर प्रेशर स्टीम तैयार करता है। तो बॉयलर को हम इनपुट देंगे वाटर, तो यहाँ से जो जाएगा अंदर वो है वाटर, और वाटर का कन्वर्जन बाहर जो मिलेगा वो स्टीम में मिलेगा, और ये जो स्टीम है वो हाई प्रेशराइज स्टीम रहेगी। अभी ये स्टीम में कन्वर्ट कैसे होता है? तो हम फ्यूल यूज करने वाले हैं कोल। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट दिखाई गई है वो कोल के लिए है, लेकिन कुछ कुछ बॉयलर अवेलेबल है वहाँ पे हम पेट्रोल, डीजल नहीं तो एलपीजी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कोल यूज किया है। यहाँ पे कोल हॉपर है जहाँ से मैं कोल सप्लाई कर सकता हूँ। कोल यहाँ पे अंदर जाने के बाद यहाँ पे कोल का कन्वर्जन पाउडर फॉर्म में किया जाता है, उसको हम पल्वराइजर बोलते हैं। तो पल्वराइजर में पाउडर फॉर्म कोल तैयार किया जाएगा और यहाँ से एयर सप्लाई किया जाएगा। तो एयर और कोल अंदर जाके यहाँ पे बर्निंग होगा कोल का और हॉट गैसेस जनरेट होगा, और हॉट गैसेस के कारण जो वाटर जो अंदर जा रहा है वो हीट होगा और मुझे जो बाहर जो मिलेगा वो स्टीम रहेगा और हाई प्रेशर स्टीम रहेगा। उसके बाद यह जो हाई प्रेशर स्टीम है वो टरबाइन को सप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पे टरबाइन है। टरबाइन में भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि हाइड्रोलिक टरबाइन हो गया, गैस टरबाइन हो गया और स्टीम टरबाइन हो गया। तो टरबाइन का डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसा डिवाइस है वो मैकेनिकल एनर्जी आपको आउटपुट देगा। तो यहाँ पे मैं स्टीम सप्लाई करूंगा इनपुट और आउटपुट मिलेगा मुझे मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद का जो कंपोनेंट है वो है कंडेंसर। कंडेंसर यह एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हम स्टीम का कन्वर्जन वाटर में कर सकते हैं, बल्कि कंडेंसेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अभी कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है कि गैसियस फॉर्म का कन्वर्जन लिक्विड फॉर्म में करना, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टीम हम इनपुट देंगे और बाहर जो मिलेगा वो वाटर मिलेगा। ये वाटर सक करने का काम कौन करता है? फीड पंप करता है, और फीड पंप यहाँ से वाटर लेगा और ये बॉयलर को सप्लाई करेगा। यहाँ पे जनरेटर है और एक डिवाइस है। जनरेटर का डेफिनेशन क्या है कि वो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट लेगा और आउटपुट जो मिलेगी मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर और फीड पंप ये जो है मेजर कंपोनेंट है। और यहाँ पे कूलिंग टावर भी एक डिवाइस है, वो हो गया सेकेंडरी कंपोनेंट और माइनर कंपोनेंट हम बोलेंगे उसे। ये सभी अरेंजमेंट लगाने के बाद मुझे मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम सीरियली अभी वर्किंग इसका कैसा होता है वो देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, बॉयलर से मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा हाई प्रेशराइज स्टीम मिलेगा। तो ये हाई प्रेशराइज स्टीम कहाँ जाएगी? ये हाई प्रेशराइज स्टीम टरबाइन में जाएगी। तो टरबाइन में क्या है? टरबाइन में ब्लेड अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप ब्लेड अरेंजमेंट देख सकते हैं। तो ब्लेड शाफ्ट को कनेक्टेड है और शाफ्ट जो बाहर आ रहा है वो जनरेटर को कनेक्टेड है। तो यहाँ पे स्टीम हम सप्लाई करेंगे। स्टीम अंदर जाने के बाद ब्लेड पे इम्पैक्ट देगा ये स्टीम, और इम्पैक्ट देने के बाद ब्लेड रोटेट होना चालू होंगे, घूमना चालू होंगे। तो ब्लेड जब रोटेट होगा तो शाफ्ट भी रोटेट होगा, और रोटेट होने के कारण मुझे बाहर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिलेगा। तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो आउटपुट मिल रही है मुझे टरबाइन से, वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को कनेक्टेड है। तो जनरेटर क्या करेगा? जनरेटर यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी इनपुट लेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल होगी, जो कि हमारे टोटल सिस्टम का एम है।
तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो अभी यहाँ पे जो हाई प्रेशर स्टीम आ रही थी वो इम्पैक्ट देने के बाद इसका प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने के बाद यहाँ पे जो बाहर मिलेगा वो लो प्रेशर स्टीम मिलेगी। अभी ये लो प्रेशर स्टीम कहाँ पे जा रही है? लो प्रेशर स्टीम जा रही है कंडेंसर में। तो यहाँ पे कंडेंसर है। अभी कंडेंसर का फंक्शन जैसे कि मैंने बताया कि स्टीम का कन्वर्जन वाटर में करने का है। तो यहाँ से स्टीम आएगा अंदर, स्टीम अंदर आने के बाद स्टीम का कन्वर्जन वाटर में कैसे होगा? जब मैं स्टीम को कोल्ड करूँगा, बल्कि स्टीम से मैं हीट निकाल के लूँगा, तो स्टीम का कन्वर्जन क्या होगा? वाटर में होगा। अभी स्टीम की हीट बाहर निकालने के लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ? मैं यूज़ करने वाला हूँ कूलिंग टावर। तो अभी कूलिंग टावर क्या है? कूलिंग टावर जो है वो कोल्ड वाटर सप्लाई करेगा। तो ये बॉटम लाइन जो है, यहाँ से मैं कोल्ड वाटर सप्लाई करूँगा और ये कोल्ड वाटर अंदर ट्यूब में घूमेगा, और ट्यूब के बाहर जो है वो हीटेड स्टीम है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी स्टीम से वाटर को, और स्टीम कोल्ड होगी, और स्टीम कोल्ड होने के बाद बाहर जो मिलेगा मुझे वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे स्टीम सप्लाई किया था मैंने, और यहाँ पे क्या मिला? वाटर मिला। और यहाँ पे जो कोल्ड वाटर अंदर जा रहा था, तो स्टीम की हीट वाटर को मिल गई, और वाटर क्या हो गया? वाटर हो गया गर्म, मतलब हॉट वाटर हो जाएगा। अभी ये हॉट वाटर मैं ऐसे ही यूज नहीं कर सकता हूँ कंडेंसर के लिए, तो मुझे ये हॉट वाटर को कोल्ड करना पड़ेगा। तो ये कोल्ड कैसे करेंगे? तो कूलिंग टावर यूज करके करेंगे। तो हॉट वाटर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हॉट वाटर को कोल्ड किया जाएगा, और कोल्ड वाटर फिर कंडेंसर को आ जाएगा। कंडेंसर में ये वाटर हीट किया जाएगा, फिर इधर में। तो ये एक साइकिल हो गया कि कंडेंसर में ये हॉट होगा और कूलिंग टावर में कोल्ड होगा। और ये सब अरेंजमेंट के कारण, ये सभी अरेंजमेंट के कारण मुझे क्या मिल रहा है? मैंने स्टीम इनपुट दिया था और बाहर क्या मिल गया? मुझे वाटर मिल गया। अभी ये जो वाटर है वो फीड पंप क्या करेगा? फीड पंप सक करेगा और बॉयलर को सप्लाई करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वाटर अंदर जाएगा, स्टीम तैयार होगी हाई प्रेशराइज, वो स्टीम जाएगी टरबाइन को, टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट देगा, और स्टीम जो जाएगी कंडेंसर में, और ये स्टीम का कन्वर्जन वाटर में होगा, और वाटर फिर पंप के कारण सर्कुलेट होगा। तो ये हो गई कंप्लीट साइकिल। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर स्टोरेज, और यहाँ पे मैं कुछ वाटर यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ। तो इस वाटर को किया जाता है मेकअप वाटर। इस वाटर को कहा जाता है मेकअप वाटर। अब ये मेकअप वाटर क्या है? जब भी सपोज यहाँ पे मुझे 100 kg स्टीम मिल रहा है, और ये 100 kg स्टीम ऐसे ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीकेज हो सकते हैं। तो लीकेज के कारण 100 kg 1-2 दिन के बाद 99 kg हो सकता है, 98 kg हो सकता है। जब भी इसका मास कम होगा तो मुझे मेकअप वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ से मैं क्या करूँगा? यहाँ से मैं मेकअप वाटर सप्लाई करूँगा, और ये मेकअप वाटर मिक्स हो जाएगा मेन लाइन पे, और मेन लाइन पे यहाँ पे साइकिल में आ जाएगा। यहाँ पे और एक है, यहाँ पे हॉट गैसेस टू चिमनी। तो यहाँ पे जो हॉट गैसेस तैयार किए जा रहे थे कोल बर्निंग के कारण, तो वो हॉट गैसेस ऊपर जाएंगे। ऊपर जाते वक्त वो क्या करेंगे? वाटर को हीट करेंगे, और ये हीटिंग के बाद ये जो गैसेस है, ये गैसेस मुझे एटमॉस्फेयर को छोड़ना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेयर पे कैसे छोड़ेंगे ये? इसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? चिमनी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये चिमनी को जाएगा, और चिमनी से वो एटमॉस्फेयर में छोड़े जाएंगे। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। यहाँ पे हम एडवांटेज देखेंगे। अभी फ्यूल कॉस्ट जो है, फ्यूल कॉस्ट ये जो है वो अदर कंपैरिजन में कम है। मतलब जब भी मैं कंपेयर करूँगा गैस पावर प्लांट और जियोथर्मल पावर प्लांट से, तो इसका कॉस्ट कम रहेगा जो फ्यूल को लगने वाला है। अभी हीट प्रोडक्शन सिस्टम सिंपल है। यहाँ पे मैं कोल बर्न कर रहा हूँ, तो कोल बर्न करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे मैं एयर सप्लाई करूँगा, कोल सप्लाई करूँगा, और वो बर्न हो जाएगा। तो हीट प्रोडक्शन सिंपल है। ओवरऑल सिस्टम कॉस्ट इसका कम है। उसके बाद सेम हीट कुड बी रीयूज, मतलब जो मैं यहाँ पे चिमनी को जो भेज रहा हूँ ये हॉट गैसेस मैं दूसरे पर्पस के लिए भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये हॉट गैसेस जो है वो इसका भी टेम्परेचर लगभग 100 रहेगा, और ये 100 डिग्री सेल्सियस हॉट गैसेस जो है मैं दूसरे पर्पस के लिए भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरे पर्पस के लिए भी यूज कर सकता हूँ वो हीट। ईजियर मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस कंपैरेटिवली इजी है। इसका साइट सिलेक्शन पैरामीटर इजी है, क्योंकि जहाँ भी वाटर अवेलेबल है, हमें यहाँ पे वाटर जो लगने वाला है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लगना है। अगर हमको थोड़ा भी वाटर अवेलेबल है जो हम कूलिंग टावर में यूज़ कर रहे हैं, अगर उतना वाटर अवेलेबल है तो मैं साइट सिलेक्शन कर सकता हूँ। और थर्मल पावर प्लांट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली स्मॉल स्पेस, तो इसको जगह जो लगने वाली है वो
कम लगने वाले हैं कंपैरेटिव टू अदर पावर प्लांट। ओके, तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस, थर्मल पावर प्लांट के एडवांटेजेस हो गए। अभी इसके डिसएडवांटेज क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये बहुत ही बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। कार्बन डाइऑक्साइड, इससे मैं अगर देखूँ यहाँ पे मैं कोल बर्न कर रहा हूँ, तो कोल बर्न करने के कारण बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड मैं एटमॉस्फेयर को छोड़ने वाला हूँ। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ओवरऑल इफिशिएंसी इसकी कम है और इसको बहुत ही ज़्यादा लुब्रिकेटिंग ऑयल लगने वाला है। तो यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट है तो लुब्रिकेटिंग ऑयल लगेगी। यहाँ पे सी वाटर लेवल बढ़ सकता है, एसिड रेन भी हो सकता है, जहाँ मैंने बताया कि पोल्यूशन ज़्यादा है तो एसिड रेन भी हो सकता है। और कोल डस्ट जो है, कोल डस्ट के कारण भी कुछ पोल्यूशन तैयार होगा। ओके, तो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेज। अभी साइट सिलेक्शन पैरामीटर, साइट सिलेक्शन पैरामीटर का मतलब क्या है? अगर मुझे थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना है तो मैं कौन से पैरामीटर देखूंगा? मैं कहाँ भी ये थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। ओके, तो थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने से पहले मुझे देखना चाहिए कि कौन से पैरामीटर मैं चेक करूंगा। तो पहले तो चेक करूंगा सप्लाई ऑफ फ्यूल। तो जहाँ भी मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं ये बना रहा हूँ, तो वहाँ पे फ्यूल की अवेलेबिलिटी चाहिए। अगर मैं कोल यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे कोल की अवेलेबिलिटी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर चाहिए। अगर मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ तो वहाँ पे अगर वाटर नहीं है तो कूलिंग टावर वर्किंग में नहीं आएगा और सिस्टम स्टॉप हो जाएगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। रोड से या रेल से मैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो जहाँ भी मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ वहाँ की लैंड कॉस्ट, मतलब ज़मीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लैंड की कॉस्ट ज़्यादा है तो अनइकोनॉमिकल पावर प्लांट हो जाएगा। तो मुझे कॉस्ट ऑफ लैंड कम चाहिए। नियरनेस टू लोड सेंटर, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहा है तो वो हमको सिटी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अगर ये सिटी के नज़दीक है तो क्या होगा? इसका एडवांटेज मुझे ज़्यादा मिलेगा, ट्रांसमिशन कॉस्ट कम हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटिंग एरिया, तो अभी यहाँ पे मैंने बताया कि सिटी से नज़दीक चाहिए क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन लॉसेस कम करना है। लेकिन अगर मैं बहुत ही नज़दीक लाऊं तो वहाँ पे पोल्यूशन का बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है सिटी पे। तो मुझे ये 2 पॉइंट कंसीडर करके ऑप्टिमम डिस्टेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि सिटी में डायरेक्ट सेंटर ऑफ सिटी में इस्टेब्लिश नहीं कर सकता हूँ और बहुत दूर भी 100 किलोमीटर भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 100 किलोमीटर ले गया तो क्या होगा? तो ट्रांसमिशन लॉसेस बढ़ जाएंगे। और सेंटर ऑफ सिटी ले गया तो क्या होगा? तो उसका पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा और ह्यूमन पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो बाय कंसिडरिंग ये दोनों पॉइंट मुझे डिस्टेंस डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया साइट सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो आज हमने ये क्या देखा? कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज एंड साइट सिलेक्शन पैरामीटर ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।